हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो मेन हेडलाइन बनाई है दैनिक जागरण ने कि समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत, और ये स्टेटमेंट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समान नागरिकता संहिता क्या है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, वह किसी भी धर्म या जाति का भले क्यों ना हो। फिलहाल देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक दो लोगों ने शादी करी थी, जिसमें जो पति था वो मुस्लिम और जो महिला थी वो हिंदू थी। उसमें हुआ क्या कि दोनों के बीच मतभेद हुए। उसके बाद जब बात तलाक तक पहुंची तो पति ने उसे तलाक दे दिया, जबकि पत्नी ने हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल करी उसमें ये बोला कि जो हमारी शादी हुई है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई है, इसलिए मुझे जो तलाक की जो प्रक्रिया है वो हिंदू रीति रिवाज से चाहिए, यानी कि कोर्ट के माध्यम से चाहिए, ना कि ट्रिपल तलाक के माध्यम से चाहिए। तो ये मामला हाई कोर्ट में आ गया, क्योंकि पति ने बोला कि मेरे मुस्लिम समाज में 3 तलाक का ही प्रावधान है। तो ऐसे ही अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सबके लिए समान कानून लागू होगा, ना कि मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। तो इसलिए ही इस कानून की वकालत की जा रही है। कानून के सामने सब समान हैं, इसलिए इस कानून को और बढ़ चढ़कर आगे लाने की बात की जा रही है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो गोवा ने इसे 1961 में 1961 में लागू किया था। नेक्स्ट न्यूज है, डाटा संरक्षण विधेयक आने तक निजता नीति स्वीकार करने को नहीं मजबूर करेंगे व्हाट्सएप। देखिए, निजता डेटा संरक्षण विधेयक है क्या? देखिए, निजता डेटा संरक्षण विधेयक सरकार और निजी कंपनियों द्वारा किसी भी व्यक्ति के डेटा के इस्तेमाल के नियमन से जुड़ा है, और इस विधेयक की जांच करने वाली संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने के लिए ये जो नया सत्र आने वाला है, यानी मानसून सत्र का वक्त दिया गया है। अब पहले इसमें आप जब भी व्हाट्सएप ओपन करते होंगे तो आपके सामने एक कह सकते हैं कि आप रूल और रेगुलेशन का नोटिफिकेशन आता होगा, जिसे आपको कंटिन्यू करना होता होगा। अगर आप उसे कंटिन्यू करेंगे तो कई चीज़ें आपकी जो होंगी वो ओके हो जाएंगी, या फिर कई चीज़ों को व्हाट्सएप आपके साझा कर सकेगा। इसी का ही विरोध भारतीय कानून कर रहा है, भारतीय सरकार कर रही है कि इससे भारत के नागरिकों की निजता जाएगी। मुख्य सचिव डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष व्हाट्सएप की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप से इसे स्वतः ही रोकने का फैसला किया है और नीति को स्वीकार करने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने अब तक नीति को स्वीकार नहीं किया है उनकी सेवाओं को सीमित या बाधित नहीं किया जाएगा, हालांकि नोटिफिकेशन लोगों को दिखता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज। देखिए, दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जो लोग लापरवाही दिखा रहे हैं उससे तीसरी लहर आने की पूरी संभावना इसमें जताई जा रही है। इसके लिए जीवन रक्षक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन की। देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर रखे हुए हैं, और इसके लिए कल यानी कि शुक्रवार को इस पर बैठक भी की गई थी। अब ये जो प्लांट बनाए गए हैं वो केवल पीएम केयर्स फंड के तहत ही बनाए गए हैं, उसकी जो राशि से बनाए गए हैं 1500 ऑक्सीजन प्लांट। और आप कह सकते हैं कि ये जो 1500 ऑक्सीजन प्लांट हैं वो 4 लाख लोगों को ही लाभान्वित, यानी कि कह सकते हैं कि उनकी जान बचा पाएगा। अब ये प्लांट कार्य कैसे करेगा और इसकी सुचारू रूप से देखभाल कैसे की जा सकती है, निगरानी कैसे की जा सकती है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने एक खाका तैयार करने को बोला है, जिसमें एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम होगी जो ऑक्सीजन प्लांट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगी। उसका परीक्षण भी किया जाएगा। इससे अस्पतालों में लगने वाले प्लांट पर एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से
नजर रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने सभी ऑक्सीजन प्लांट को इस तकनीक से जोड़ने का निर्देश दिया है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से ये पता चलता रहेगा कि किस प्लांट में कितनी ऑक्सीजन इस समय उपलब्ध है। नेक्स्ट न्यूज है कि नए नियम के तहत उपद्रवियों से वसूली करे यूपी सरकार। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो उपद्रव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये सुझाव दिया है, या फिर कह सकते हैं आदेश दिया है, कि जो लोग उपद्रवी थे, जिन्होंने सरकारी संपत्ति या फिर किसी की भी संपत्ति को नष्ट किया है, उसे क्षति पहुंचाई है, उसकी भरपाई वे उपद्रवी ही करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि पहले भेजे गए नोटिस के तहत कार्रवाई मत कीजिए, सभी कार्रवाई नए नियमों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार सुनवाई की आखिरी तारीख से आगे बढ़ रही है। इसने ट्रिब्यूनल का गठन किया है और सभी जरूरी नियम बनाए हैं। इस पर पीठ ने प्रसाद को जवाबी हलफनामा दायर करने और नियमों और ट्रिब्यूनल का वितरण देने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि मुट्ठी भर नेताओं के बीच घूमती रही शीर्ष सहकारी संस्थाएं। देखिए, शीर्ष जो ये सरकारी सहकारी संस्थानों की बात हो रही है, जाहिर सी बात है इसमें खूब अराजकता बढ़ती जाती थी। अपने लोगों को पद दिए जाते थे, खुद वो उसी पद पर, जो बड़े बड़े पद होते थे उस पर बैठे रहते थे। अपने लोगों को लोन दिया जाता था, उनको सहूलियत दी जाती थी, चाहे वो लोन समय पर वापस हो या ना हो। अब जब नई सहकारी समिति बनाने का फैसला इस मंत्रिमंडल विस्तार से किया गया है, तो अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों को ये रास नहीं आएगा। इफ्को, क्रिब्को, नेफेड, एनसीसीएफ और राज्यों के सहकारी फेडरेशनों समेत सैकड़ों जिला व राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों का इतिहास उठाकर देख लें तो साफ हो जाएगा कि किस तरह ये परिवार और कार्टेल के बीच ही घूमते रहे। विभिन्न सहकारी संस्थानों के शीर्ष पद पर खुद को मनोनीत अथवा निर्वाचित कराने का संगठित कार्टेल है ये। इसके लिए परस्पर रोटेशन के आधार पर खुद को मनोनीत कराते रहते हैं। नियमों की खामियां उनके लिए मददगार होती है। रोचक बात यह है कि राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, या सभी भाईचारे में एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि कार्टेल बरकरार रहे। इन संस्थानों का वित्तीय आकलन करें तो यह कई लाख करोड़ रुपए बैठेगा। इस नई कवायद के बाद राजनीति कौन सी करवट लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इससे देश के सुस्त पड़े सहकारी आंदोलन को नया जीवन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ देगी दिल्ली सरकार। देखिए, 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो जुलाई में होने वाला है, उसके लिए दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि उनके स्टेट का कोई खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और उनके जो कोच होंगे उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन से खिलाड़ी कर रहे हैं? मनिका बत्रा, दीपक कुमार, अमोद जैकब और सार्थक भामरी कर रहे हैं। इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बैठक हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी की उप कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी भी शामिल थी। बैठक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले दिल्ली के एथलीटों का उत्साह बढ़ाने और समर्थन देने के साथ साथ आने वाले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने में यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी चर्चा की गई। दिल्ली को 2048 ओलंपिक की मेजबानी के लिए करेंगे तैयार। मनीष सिसोदिया ने यह भी बोला कि जो 2048 का ओलंपिक होने वाला है उसकी मेजबानी के लिए दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिससे वो 2048 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावा पेश कर सके। नेक्स्ट न्यूज है कि रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद जॉर्जिया पहुंचे जयशंकर। देखिए, मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से लंबी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इसमें परमाणु, अंतरिक्ष, ऊर्जा व रक्षा सहयोग के साथ ही मुक्त व्यापार समझौते व अफगानिस्तान में सहयोग जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं ने पारंपरिक दोस्ताना रिश्ते को भी आगे बढ़ाने के लिए
बात की है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की और जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन की जो बीच साल में होने वाली शिखर बैठक की तैयारियों की भी इसमें समीक्षा की गई है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ ऐसा है जिससे लग रहा है कि दोनों देश एक दूसरे को कुछ संकेत भी दे रहे हैं। दरअसल मास्को की यात्रा समाप्त होने के बाद शुक्रवार को ही देर रात जयशंकर रूस के पड़ोसी देश जॉर्जिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा को अप्रैल 2021 में लावरोव की पाकिस्तान यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस और जॉर्जिया के में वैसे ही रिश्ते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं। यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली जॉर्जिया यात्रा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तेज टीकाकरण और हेल्थ इंफ्रा से ही निकलेगी रिकवरी की राह। देखिए, जो टीकाकरण किया जा रहा है उसकी रफ्तार उस तरीके से नहीं है जो होनी चाहिए थी। अभी तक लगभग 36 करोड़ लोगों का ही टीकाकरण किया जा चुका है। और जो त्योहारी सीजन आने वाला है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बाजार गुलजार होते हैं या फिर रिकवरी मोड में आ सकती है इकोनॉमी, तो वो जो त्योहारी सीजन है वो सितंबर से शुरू होता है। तो सितंबर तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 67 करोड़ लोगों को ही डोज लगाया जा सकता है। तो जो 67 करोड़ लोगों को डोज लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी रिकवरी मोड पर आ सकती है इकोनॉमी, ऐसा अब इसमें उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि टीकाकरण की रफ्तार और तेज होनी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण की गति को तेज करने और कोरोना से बचने के लिए जरूरी सतर्कता बरतकर तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हालांकि कोरोना से मुक्त होने के लिए वैश्विक स्तर पर टीकाकरण की जरूरत है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून में टीकाकरण की दैनिक औसत दर 41.2 लाख रही है, जो मई की 19.3 लाख के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा है। इस हिसाब से सितंबर के त्योहारी सीजन में शुरू होने से पहले टीकाकरण 67 करोड़ हो जाएगा। हालांकि अभी बहुत बड़ी जनसंख्या को टीकाकरण करना बाकी है। सेविंग्स और एफडी पर कम ब्याज ने बढ़ाया शेयर बाजारों की ओर रुझान। खुदरा निवेशकों को बैंक नहीं, बाजार लुभा रहा है। यही वजह है कि पिछले 16 महीने में बाजार में निवेश करने के लिए 2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। बैंकों में बचत खाते से लेकर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में लगातार कमी से आम निवेशक स्टॉक मार्केट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर हम माने सूत्रों की, तो सरकार भी यही चाहती है कि लोग अपना पैसा बाजार में लगाएं। इससे नई नई कंपनियों को बाजार में उतरने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं बाजार से होने वाली कमाई के मामले में टैक्स चोरी नहीं की जा सकती है। स्टॉक मार्केट से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून के आखिर में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस यानी कि CDSL और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी यानी कि NSDL पर डीमैट खातों की संख्या 6 करोड़ हो गई है। पिछले 7 फरवरी में इन दोनों प्लेटफॉर्म पर 4.2 करोड़ डीमैट खाते थे। डीमैट के साथ ही SIP खाते भी बढ़ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 31 मई तक SIP खातों की संख्या 3 करोड़ 88 लाख 35,530 थी, जो जून तक बढ़कर 4 करोड़ 2 लाख 2,651 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज है कि दर्जन भर IPO से गुलजार होगा शेयर बाजार। शेयर बाजार में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए शानदार मौका आ रहा है। अकेले जुलाई में 11 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कतार में है। देखिए, आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि IPO क्या होते हैं। जब वो पहली बार अपने कंपनी के शेयर लोगों के लिए ओपन करते हैं, हिस्सेदारी ओपन करते हैं, उसे IPO बोला जाता है। यह 11 साल में किसी भी एक महीने में IPO की सबसे बड़ी संख्या है। इस साल करीब 2 दर्जन कंपनियां बाजार में 32,000 करोड़ जुटा चुकी हैं। जुलाई में बाजार से 31,000 करोड़ रुपए जुटाने की और कोशिश होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास आए आवेदनों की बात करें तो अगले 4-5 महीने में 40 कंपनियों की ओर से 80,000 करोड़ के IPO आ सकते हैं। निवेशकों को जोमैटो, पेटीएम, ओला, LIC जैसे जानी मानी कंपनियों के निवेश का मौका मिलेगा। ग्लेनमार्क साइंसेज और श्रीराम प्रॉपर्टीज के IPO भी इसी महीने आने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है मतांतरण
और ये आर्टिकल लिखा है काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषज्ञ दिव्य कुमार सोती द्वारा। देखिए, मतांतरण क्या होता है? मतांतरण जब एक व्यक्ति किसी अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है तो उसे ही मतांतरण बोला जाता है। और जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस्लामिक दावा सेंटर के साये में चल रही मतांतरण की इस मुहिम में लगे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सैकड़ों की संख्या में जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनका मतांतरण कराया है। मतांतरण में जो लिप्त लोग हैं, दावा ये उसी इस्लामिक संकल्पना पर काम कर रहे हैं जिसे आगे बढ़ाने के लिए हाफिज सईद जमात उल दावा चलाता है। आपको पता होगा हाफिज सईद कौन है? पाकिस्तानी आतंकवादी। और मतांतरण के जो अंतर्राष्ट्रीय अभियान से जुड़ी संस्थाएं हैं, समाज के उन वर्गों का भी गहराई से सर्वेक्षण करती है जिनकी ओर आम जनता फोकस नहीं करती, सरकार फोकस नहीं करती। यानी जो गरीब होते हैं, जो समाज में पिछड़े होते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये लोग उन लोगों को फोकस करते हैं ताकि उनको पैसे का लालच देकर उनका मतांतरण कराया जा सके, धर्म बदला जा सके। वह मानवीयता से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपने मत मजहब के अनुयायियों की संख्या थोक के भाव बढ़ाने के मकसद से काम करते हैं। जो ये सब संगठन होते हैं, ये अपने धर्म को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मजहब के अनुयायी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं और पैसों के लालच में या फिर आमदनी के लिहाज से किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, इनका मेन मोटिव यही होता है। अगर हम इस्लामिक दावा सेंटर की विदेशी फंडिंग की बात करें तो कई संस्थाएं तथाकथित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन मतांतरण से जुड़े प्रश्न यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, जो आप कह सकते हैं कि पैसा जो आता है विदेशों से, वो शिक्षा के लिए बोलकर आता है कि इस समुदाय के लिए शिक्षा के लिए पैसा आ रहा है, इन समुदाय का हम उत्थान करेंगे, इन गरीब लोगों को पढ़ाएंगे, उनके रहने के लिए खर्च देंगे, उनके जीविकोपार्जन के लिए खर्च देंगे। लेकिन जो उस पैसे का इस्तेमाल होता है वो उनके धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता है। देखिए, मतांतरण रैकेट का जो मास्टरमाइंड जिसका नाम इस समय खूब उभर कर आया, उमर गौतम, इस व्यक्ति ने स्वयं पहले अपना धर्म हिंदू से इस्लाम में मतांतरित कराया। उसके बाद उसने जो कुछ किया वह स्वामी विवेकानंद के जो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में मतांतरण पर दिया गया वक्तव्य था, उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि हिंदू धर्म छोड़कर जाने वाला व्यक्ति अपने मूल धर्म के प्रति शत्रुता का भाव रखने लगता है। मतलब विवेकानंद जी ने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और वो हिंदू धर्म को छोड़कर जाता है तो इसका मतलब है वो हिंदू धर्म के प्रति घृणा रखता है। इसका एग्जाम्पल भी देखा गया कि एक लड़के ने जब अपना धर्म परिवर्तन किया तो उसने अपने माता पिता को ही मानने से इनकार कर दिया। एक पुत्र ने अपने परिवार को उनकी मृत्यु होने के बाद आग देने से मना कर दिया। उसने बोला कि हम मेरे धर्म में आग नहीं दी जाती है, उन्हें दफनाया जाता है। तो ये सब बातें जो हैं वो खूब उभर कर सामने आई हैं। अगर हम दक्षिण भारत के मंदिरों को ध्वस्त करने वाले मलिक काफूर से लेकर मजहब के नाम पर देश का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना तक इसके असंख्य उदाहरण हैं। आज भी कश्मीर में बड़े आतंकी कमांडरों ने उनके हिंदू उपनाम बताते हैं कि उनके पूर्वज मतांतरण किए गए हैं। यानी कि जो आज आप कश्मीर में कमांडर सुनते होंगे आतंकवादियों के, हिजबुल के, तो उनके नामों से पता चलता है कि उनके जो पूर्वज हैं वो भी हिंदू ही रहे होंगे और उनका मतांतरण कराया गया। उसके बाद फिर उनके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा गया, हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा गया ताकि हिंदुओं को, और इसी का एग्जाम्पल है कि वहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण थे, पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा था। भारत के वही प्रदेश अलगाववादी मुहिम के चलते हिंसाग्रस्त क्यों हैं जहां पिछले कुछ सदियों में बड़े पैमाने पर मतांतरण हुए हैं। स्वतंत्र भारत का इतिहास यह पाठ पढ़ाता है कि देश में 2 बार बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है। एक बार 1990 में इस्लामिक कट्टरवाद के चलते कश्मीर में हिंदुओं को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था, जिसमें कश्मीरी पंडित की बहुत बड़ी संख्या थी। दूसरी बार 1997 में रियोंग या ब्रू हिंदुओं को मिजोरम से ईसाई कट्टरपंथियों के हमले के चलते भागना पड़ा था। दोनों ही मामलों में यह पलायन लगभग स्थायी ही बना रहा और ये लोग कभी वापस नहीं लौट पाए। मतलब भारत के बहुसंख्य समाज को और उनसे
पलायन करने वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। भारत विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक मतों के लोग मतांतरण अभियान चलाने का संवैधानिक अधिकार बनाए रखना चाहते हैं और बहुसंख्य मतांतरण पर रोक लगाना चाहते हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की बढ़ती ताकत को काबू में करने के लिए पश्चिमी देश खुद को चीन के भीतर ईसाई मिशनरी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने आए हैं। कई वर्ष पहले अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सार्वजनिक रूप से इस पर प्रसन्नता जताई थी कि 13 करोड़ चीनी ईसाई बन चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस व्यवहार की तुलना नेपाल के हिंदू राष्ट्र न रह जाने को लेकर भारतीय उदासीनता से भी जोड़ा गया, क्योंकि देखिए विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, आप कह सकते हैं नेपाल, लेकिन अब स्थिति वहाँ बदल रही है और ये भारत की उदासीनता ही इसका प्रमुख कारण है कि नेपाल भी अब संपूर्ण हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया है। अमेरिका के जाने माने सामरिक चिंतक रॉबर्ट कापलान लिख चुके हैं कि किस तरह अमेरिकी खुफिया एजेंसी अमेरिकी फौज से सेवानिवृत्त लोगों को ईसाई मिशनरी बनाकर उनका उपयोग म्यांमार जैसे देश में आदिवासियों का मतांतरण कराने और उन्हें सशस्त्र संघर्ष में सहायता करने के लिए करती आई है। अपने चारों ओर मतांतरण के जरिए चल रहे इस भू राजनीतिक खेल की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, जरूरी है आबादी पर नियंत्रण की पहल, और ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर और विदारणा फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर कुलदीप मलिक ने। देखिए पहले भारत में नारा दिया जाता था कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। ये ऐसे नारे थे जो भारत की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर लोगों में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर सरकार एवं सार्वजनिक संस्थानों ने दीवारों पर लिखकर या फिर विज्ञापनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम आज़ादी के बाद जारी रखा। निसंदेह इन नारों का कुछ असर भी हुआ होगा, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि आज़ादी के बाद 34 करोड़ की जनसंख्या वर्तमान में 138 करोड़ को पार कर चुकी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चीन को पछाड़कर विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में होंगे, जबकि हमारा कुल क्षेत्रफल चीन का मात्र 1/3 ही है, यानी कि 1/3 है। अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 10 से 12 सालों में हमारी जनसंख्या 1.5 अरब को पार कर जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो भारत मतलब 1857 में भारत की जो एरिया थी वो थी 83 लाख वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या थी 35 करोड़। अब भारत का क्षेत्रफल सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 138 करोड़ को पार कर चुकी है, और दुनिया भर की लगभग 18% जनसंख्या भारत में है, निवास करती है, और दुनिया का 2.4% जमीन भारत के पास है, 2.4% वन क्षेत्र है और 4% पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में स्थिति कितनी भयावह बन जाएगी। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ देश में और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें खराब पर्यावरण, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती बेरोजगारी, महंगाई आदि शामिल है। अगर देश में शुद्ध पानी की बात करें तो आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी 75% भारतीय परिवारों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है। पानी की गुणवत्ता के मामले में गुणवत्ता सूचकांक पर हम 122 देशों में 119वें नंबर पर हैं। सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि खराब आंकड़ा कि पानी की जो गुणवत्ता होती है शुद्ध पानी की, उसमें 122 देश हैं, जिसमें भारत 199 नंबर पर है। शुद्ध हवा के मामले में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 30 सबसे प्रदूषित शहर बोले जा सकते हैं उसमें 22 भारत के हैं। दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी मानी जाती है। प्रदूषण के कारण दुनिया भर में जो लोग मरते हैं उसमें 28% सिर्फ भारतीय हैं। वर्तमान में अगर कैंसर, टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियों के सबसे ज़्यादा मरीज हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। अब ये कोई शुभ संकेत तो है नहीं कि करीब 45 साल बाद जनसंख्या के मुद्दे पर सरकारें जागती नजर आ रही हैं। वर्ष 2019 में लाल किले से प्रधानमंत्री ने बोला था कि इस ओर अब ध्यान देने की जरूरत है। अब 2 राज्य इस पर फोकस कर रहे हैं, एक है असम और उत्तर प्रदेश। अगर असम और उत्तर प्रदेश इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों पर और केंद्र सरकार पर भी दबाव बनेगा। उत्तर प्रदेश की जो राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा बनाना शुरू भी कर दिया है।
अब सरकारी जो मसौदा देखिए इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं या सरकारी लाभ है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके दो संतानें होंगी, दो बच्चे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई लोगों को आपत्तियां भी होंगी। उन लोगों तक यह संदेश खास तौर पर पहुंचाया जाना चाहिए कि जो परिवार नियोजन की महत्ता से परिचित नहीं है या फिर उसके प्रति बेपरवाह हैं। यही सही है कि आबादी का एक वर्ग छोटे परिवार की महत्ता से अवगत हो गया हो, लेकिन अशिक्षित और गरीब तबके में तमाम लोग ऐसे हैं जो बड़े परिवार से होने वाले नुकसान से परिचित नहीं हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जल्द बने समान संहिता। देखिए पहली ही न्यूज हमने डिस्कस करी थी, उसी से रिलेटेड है ये आर्टिकल, इसलिए डिस्कस इसको नहीं करेंगे। तो अब इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज है कि अफगानिस्तान के लगभग 85% हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिकों की जिस तरीके से वापसी हो रही है और बाइडन ने भी बोला है कि 31 अगस्त तक हम मिशन पूरा समाप्त कर देंगे, तो अब धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से हावी हो रहा है, जो एक शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। 85% तालिबान ने बोला है कि अफगानिस्तान का 85% हिस्सा हमारे नियंत्रण में आ गया है। उन्होंने यह भरोसा दिया है कि तालिबान अफगानिस्तान को दूसरे देशों पर हमले के लिए प्लेटफॉर्म बनने नहीं देगा। इधर अफगान अधिकारियों ने तालिबान के इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका समेत विदेशी बलों की वापसी के बीच यह सिर्फ एक दुष्प्रचार मात्र है। नेक्स्ट न्यूज है कि ब्रिटेन में दूसरे दिन मिले 32,000 से ज़्यादा मामले। कोरोना महामारी की 2 लहरों का सामना कर चुके ब्रिटेन में इस वायरस का कहर फिर तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 32,551 नए मामले पाए गए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब देश में 32,000 से अधिक नए संक्रमित पाए गए हैं। इधर रूस में भी संक्रमण बढ़ रहा है। गत जनवरी के बाद पहली बार 25,000 से अधिक नए केस पाए गए हैं। इन दोनों देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते नए मामलों में उछाल बताया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के डाटा के अनुसार बीते 24 घंटे में 32,551 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि होने से कुल मामलों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। तो ये आज का यानी 10 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।